हेलो एवरीवन। ये हमने पॉलिटी जीके की एक सीरीज शुरू की है जो आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे अभी सीटी 12th लेवल का एग्जाम भी है और पटवार का हो गया, ठीक है, आरएस प्री भी आने वाला है और इसके साथ ही सेंट्रल के भी बहुत सारे एग्जाम है जैसे आरआरबी का हो गया, ठीक है। इन सब में जो इंडिया जीके है उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपने। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पुट होते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो हम इस सीरीज में आगे ऐसे ही बर्निंग टॉपिक्स पे जो है अपने शॉर्ट नोट्स एमसीक्यू फॉर्म में स्टडी करेंगे, ठीक है। हमारा जो मेन क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव कि अपन को एक क्वेश्चन के थ्रू इसके ऊपर अपन जब डिस्कस करेंगे उस डिस्कशन पे अपन को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उससे क्या है अपने 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन को डिस्कशन पे मेजर फोकस रखना है, ठीक है। तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो वर्णन कौन से आर्टिकल्स में किया गया है। तो आर्टिकल 12 से 35 तक है, 13 से 36 तक है, आर्टिकल 15 से 39 तक है या 16 से 40 तक। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है, 12 से 35 तक, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है वो अपने मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है और ये कौन से भाग में है, तो भाग 3 में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, देख लो। अभी मैंने बताया कि अपने जो भाग 3 है उसके अंदर मूल अधिकारों का किया गया है, तो इसको अपन को देखने की जरूरत ही नहीं है, तो मूल अधिकारों से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 3 कहते हैं कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं, कि उनको मूल क्यों कहते हैं या फंडामेंटल कहते क्यों है अपन, ठीक है, ये पूछ रहा है ये। तो इसमें क्वेश्चन में आ रहा है अपना कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र जो यूएन का ह्यूमन डिक्लेरेशन है, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, उसके अनुरूप है, इसलिए सरलता से संशोधनीय नहीं है, यानी इनमें जल्दी से अमेंडमेंट नहीं हो सकता, इसलिए, या मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है, इसलिए। तो इसका आंसर होगा कि ये मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय। प्राकृतिक यानी कि ये जो बाय बर्थ मिलते हैं हमें, ठीक है, बाय बर्थ जो है किसी भी व्यक्ति को, ये नहीं है कि कोई 5 साल का हो जाएगा उसके बाद उसको फंडामेंटल राइट्स मिलना शुरू होगा, ठीक है। ये अपन को बाय बर्थ मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं, जन्म से ही शुरू हो जाते हैं और जब तक इंसान की डेथ होती है उनको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। ये प्राकृतिक और अप्रतिदेय है, इसलिए अपन इसको मूल कहते हैं, बेसिक फंडामेंटल जो है, जो कि होने ही चाहिए इंसान के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। प्रारंभ का मतलब है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू हुआ था, लिखा गया था, उस टाइम मूल जो संविधान है उसमें कितने दिए गए थे, ठीक है। तो इसका 6 दिए गए थे, 7, 4 या 5। तो इसका आंसर होगा अपने 7, ठीक है। जो मूल संविधान था उसमें अपने 7 जो है वो फंडामेंटल राइट्स थे। 7वां जो अपना फंडामेंटल राइट है वो संपत्ति का अधिकार था, उसको अपना एक अमेंडमेंट किया गया था, 44वां संविधान संशोधन, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, जो कि मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ था, उन्होंने किया था इसको। और संपत्ति का जो अधिकार है इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, ठीक है। तो हटा दिया गया तो भाई अब कहाँ है, वो है ही नहीं कि अपन को संपत्ति का अधिकार, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अपन को संपत्ति का जो अधिकार है, विधिक बोलने लग गए हैं उसको, विधिक या फिर इसको लीगल कह सकते हैं अपन, ये बन गया है। और ये आर्टिकल अब 300A के अंडर में आता है, ठीक है, 300A में अपन इसको पढ़ते हैं। तो ऐसा भी पूछ लेता है कभी कभार कि अब जो संपत्ति का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है, तो ये विधिक अधिकार है, लीगल अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है। तो सेम ही है, इसको बस थोड़ा सा अलग करके पूछे कि अब कितने हैं। तो पहले तो पूछ रहा था कि मूल संविधान में कितने थे, तो मूल में थे 7 और अब है अपने पास में 6, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब अपने पास में आंसर हो जाएगा ए अपना। अब अपने पास में 6 ही बचे हैं, क्योंकि जो 7वां है उसको अपन ने 44वां, ये अपन को याद रखना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 से उसको हटा के कहाँ कर दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। ये अपन ने अभी अभी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संविधान संशोधन से जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, या 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। तो इसका आंसर अपने होगा कि मूल संविधान का हिस्सा थे। अपन ने बात की अभी कि मूल संविधान में अपन को 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, तो मूल का ही थे, बाद में इनको कुछ नहीं जोड़ा गया, बाद में तो एक संविधान जो अपना हटाया गया है और अब अपने पास में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और वो कौन कौन से हैं, उनका कैसे मतलब कैटेगरी बांटी गई है, वो सब अपन आगे बढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है। न्यायालय में प्रवर्तनीय का मतलब है कि जिसके लिए अपन
केस कर सकते हैं, जिसके लिए अपन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यहाँ जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, ठीक है, जिनके एवोल्यूशन पे। अब जैसे नीति निदेशक सिद्धांत है यानी कि डीपीएसपी है, तो उनके लिए अपन न्यायालय में नहीं जा सकते अगर गवर्नमेंट उनको इम्प्लीमेंट नहीं करती तो, क्योंकि वो प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना है तो प्रस्तावना कोई न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, प्रियम्बल में तो इंट्रोडक्शन है एक तरीके से अपना जो संविधान है उसका। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, अब अगर मान लो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें अपन को धरोहरों का संरक्षण करने के लिए कहा गया है, कोई गांव का व्यक्ति है अगर वो ऐसा कुछ नहीं करता उसके लिए थोड़ी कह सकते हैं कि इसको जेल में डाल दिया जाए, है ना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये जो है इसका आंसर होगा मूल अधिकार, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का अगर इवोल्यूशन होता है, हनन होता है, तो अपन सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये अपने पास में अधिकार कौन सा है, ये फंडामेंटल राइट्स का ही एक पार्ट है 32 का, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि 12 से लेकर 35 तक जो है वो मूल अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में। ये अच्छे से याद कर लेना कि भाग 3 में 12 से 35 तक, और आर्टिकल 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसके थ्रू अपन जो है वो न्यायालय में जा सकते हैं इसके हनन होने पर। तो ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है। ऐसे भी पूछते हैं कि क्या मूल अधिकार जो है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय है, तो हाँ बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। अब ये क्वेश्चन है कि निलंबन का मतलब है कि निलंबित कर दिए गए, अब आपके पास ये मूल अधिकार नहीं होंगे, अब आप इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते, तो हाँ ये इनको निलंबित किया जा सकता है। आंसर इसका है कि राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति भी अपना जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपात के समय उनको किया जा सकता है। तो ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियां होती है, जैसे युद्ध हो गया, युद्ध के दौरान कोई वॉर हो गई, उसके दौरान जो है वो अपने राष्ट्रपति निलंबन कर सकते हैं। ये चीज एकदम ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उद्देशित मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये पूछ रहे हैं कि भी उसको, वो तो था निलंबन, कि भी उसको मान लो निलंबित कौन कर सकता है, कि अब आपके पास अभी इतने टाइम के लिए जो है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि संशोधन का मतलब किसी फंडामेंटल राइट में बदलाव कौन कर सकता है, ठीक है, चेंज कौन कर सकता है, उसको संशोधित कौन कर सकता है, ये आपको थोड़ा मेजर डिफरेंस ध्यान में रखना है। तो राष्ट्रपति कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, संसद या उपयुक्त में से कोई नहीं। उसका आंसर होगा सी, संसद, क्योंकि पार्लियामेंट जो है, अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अपन ने पढ़ा था कि 44वां संविधान संशोधन जो है उससे जो आर्टिकल 7 है उसको हटा दिया गया था, तो ये संशोधन ही हुआ ना मूल अधिकारों में, तो इसको हटा दिया गया था। इसका मतलब एक्ट कौन पास करता है, संविधान संशोधन कौन पास करता है, संसद करती है। तो सीधा सा आंसर हो गया कि संसद जो है वो उनमें संशोधन कर सकती है, निलंबन नहीं कर सकती संसद। निलंबन का पावर किसके पास में है, तो निलंबन जो है वो राष्ट्रपति कर सकता है। इसको आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान में रखना कि निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है और संसद जो है वो संशोधन कर सकती है। और संशोधन आपको पता ही है, जैसे 44वां की यही था फंडामेंटल राइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। इसका तो सीधा सा आंसर है कि निलंबित किया जा सकता है, और कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, यानी कि गार्जियन कौन है उनका भी। अगर अपन ने अभी पेपर ने पढ़ा था कि अगर हनन होगा तो अपन किसके पास जाएंगे, तो सांसदों के पास थोड़ी जाते हैं, ना राष्ट्रपति के पास जाते हैं, ना मिनिस्टर्स के पास में, कैबिनेट के पास में, अपन जाते हैं न्यायपालिका, ठीक है। आर्टिकल 32 मैंने अभी भी आपको बताया था कि इसके थ्रू अपन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्ट जो है वो अपील कर सकते हैं, अपनी रिट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये संरक्षक कौन हो गया, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कुछ भी कह लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण, ठीक है, कि ये ध्यान में रखना कि कानून का समान संरक्षण है। एक होती है कानून के समक्ष समानता, ठीक है, कानून के जो समक्ष समानता है वो ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कानून के समानता ये यूके का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि सभी इक्वल है, सबको एक ही पैरामीटर के ऊपर रखा जाता है। लेकिन हमने जो अपनाया है वो, ये जो कानून का समान संरक्षण है ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें होता है कि समान परिस्थितियों में समानता, ठीक है, समान परिस्थितियों में समानता में समानता। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि अगर कोई विकलांग है, ठीक है, तो उसको कुछ स्पेशल उसके लिए किया जा सकता है, उसको कुछ विशेष छूट दी जा सकती है, क्योंकि अब सभी विकलांगों को वो दी जा सकती है। विकलांग है वो, उनकी जो डिसेबिलिटी है उसके लिए उनको मतलब चाइल्ड हो गए,
या फिर माइनॉरिटीज हो गई, उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए जा सकते हैं, उनको कुछ स्पेशल रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि कानून का समान संरक्षण है, और ये अपने कॉन्सेप्ट जो है वो यूएसए से लिया गया है। अब अपन इसका आंसर देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में है, अनुच्छेद 13 में है, अनुच्छेद 14 में है या अनुच्छेद 15 में है। तो इसका आंसर जो है वो होगा आंसर सी यानी कि आर्टिकल 14 के अंदर अपन ने पढ़ा था कि समानता के अधिकार कौन से तक है। ठीक है, समानता के जो फंडामेंटल राइट है वो अपने 14 से 18 तक है। उसी में आता है कानून का समान संरक्षण, और अपन ने ये यूएसए से पुट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? इसी को अपन अस्पृश्यता उन्मूलन भी कह देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अस्पृश्यता उन्मूलन। तो ये आर्टिकल 14 में है, 15 में है, 17 में है, 18 में। तो इसका सीधा आंसर 17 होगा। आर्टिकल 17 के अंदर अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है, या फिर इसको छुआछूत के उन्मूलन की बात की गई है। और एक ये अपन को ध्यान में रखने वाली बात है कि आर्टिकल 17 जो है वो अब्सोल्यूट अपने पास में फंडामेंटल राइट है, यानी कि एक पूर्ण तरीके से पूर्ण अधिकार है अपना। ठीक है, पूर्ण अधिकार, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। पूर्ण अधिकार का, अब्सोल्यूट का क्या मतलब हो गया कि ये जो आर्टिकल 17 है इसका कोई अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक अधिकार है वो पूर्ण अधिकार है, तो ये आर्टिकल 17 उसका आंसर हो जाएगा अगर ऐसा पूछते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? तो धार्मिक समानता सुनिश्चित करता है, आर्थिक करता है या सामाजिक समानता? तो सभी प्रकार की समानता सुनिश्चित करता है। धार्मिक में अपन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करता है। आर्थिक समानता में अपन आर्टिकल 15-16 में भी पढ़ते हैं कि रोजगार में भी समानता मिलेगी, तो वो आर्थिक समानता ही तो है। और सामाजिक समानता कि कोई भी जो है वो भेदभाव नहीं किया जा सकता, सामाजिक आधार पर भी नहीं कर सकते, विभेद का प्रतिषेध किया गया है। तो इसलिए अपन को सभी प्रकार की जो समानता है वो सुनिश्चित की गई है भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ये जो था अभी अपन ने बात की थी आर्टिकल 17 की, जिसमें छुआछूत उन्मूलन, अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है, उसके लिए एक एक्ट पारित किया गया था उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। वर्तमान में किस नाम से जाना था, यानी कि अब इसका नेम चेंज हो गया है। तो सिविल अधिकार अधिनियम से जानते हैं, भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण या सिविल अधिकार संरक्षण। तो अब अपन इसको जानते हैं, आंसर होगा डी। अब अपन इसको जानते हैं सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, सिविल राइट प्रोटेक्शन शॉर्ट कर देते हैं एक्ट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि जो आर्टिकल 17 है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिविल प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। अब अपन उसको इस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, भारत का संविधान 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो ये अपन ने अभी पढ़ा था कि अनुच्छेद 15 जो है वो 14 से 18 समता के अधिकार में आते हैं, तो इसमें तो अपन को ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। बाकी अपन आगे इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसी को प्राप्त हैं? तो ये भारत के निवासियों को भी, केवल जो भारत में रहते हैं उन लोगों को प्राप्त है, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, यानी कि कोई फॉरेनर भी है और अगर भारत में पैदा हुए तो क्या उसको भी प्राप्त होंगे? केवल भारतीय नागरिकों को, यानी जो केवल भारत में ही जन्मे और भारत में ही रह रहे हैं, केवल उनको ही प्राप्त होंगे या उपयुक्त सबको होंगे? इसका जो आंसर होगा वो होगा केवल भारतीयों को। ठीक है, आर्टिकल 19 फॉरेनर्स को नहीं मिलता, विदेशियों को नहीं मिलता। और इसके साथ ही आप याद कर लो कि आर्टिकल जो 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30, ये आप पांचों आर्टिकल याद कर लो, ये ओनली फॉर इंडियंस हैं। ठीक है, ओनली फॉर इंडियंस हैं, ये भारतीय विदेशियों को प्राप्त नहीं होती। और बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, कभी आपको मेल करवाने के लिए दे देगा या फिर ऐसे पूछ लेगा कौन सा ओनली भारतीयों को मिलता है, कौन सा नहीं मिलता है, ऐसे करके। तो ये आप पूरा अच्छे से याद कर लो कि 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये सिर्फ ओनली फॉर इंडियंस हैं, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, उसमें अपन अच्छे से समझेंगे कि भारत के संविधान का कौन सा, एक सेकंड, हाँ, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो 19 से 22, 23 से 24, 14 से 18 है, 25 से 28। तो ये बहुत बार रिपीट कर लिया अपन ने, 14 से 18 आंसर सी होगा इसका। अब इस पे फोकस करते हैं। तो समता का जो अधिकार है अपने को वो दिए गए आर्टिकल 14 से 18, जिसमें समानता की बात की गई है। जैसे 15 में
शैक्षणिक संस्थानों में सबको समानता दी जाएगी, ठीक है, शैक्षणिक समानता आप शॉर्ट में समझ लेना इसको। और आर्टिकल 16 है, उसमें अवसरों की समानता। अवसर कैसे, जैसे अपन अभी वैकेंसी देखते हैं कोई भी, तो उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, रोजगार के अवसर हो चाहे कोई भी अवसर हो, ठीक है। 17 में अपन ने अस्पृश्यता उन्मूलन पढ़ लिया, 18 के अंदर उपाधियों का अंत किया गया है, और 14 में वो अपन ने पढ़ाई था कि कानून का जो समान संरक्षण है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये सारे समानता से ही तो रिलेटेड हैं, इसलिए समता का अधिकार कहते हैं अपन इसको, ठीक है। अपन नेक्स्ट देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, इसमें 19 में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आ जाती है, 20 के अंतर्गत अपराध सिद्धि से संरक्षण आ जाता है, 21 में अपना जो राइट टू लाइफ है जिसको बहुत बार एक्सटेंड भी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और आर्टिकल 22 में होता है कि डिटेन अगर कोई कर ले, नजरबंद कर ले, उससे के संबंध में संरक्षण से अधिकार है। तो ये सारे स्वतंत्रता के अधिकार हो गए, इन सबको याद कर लेना अच्छे से। और शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23 और 24। तो आर्टिकल 23 जो है वो तो है दुर्व्यापार से, यानी कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, बलात् श्रम, ठीक है, उससे रिलेटेड। और आर्टिकल जो 24 है वो है 14 ईयर से जो कम बच्चे होते हैं, 14 साल से जो कम आयु के बच्चे हैं, उनको कारखानों में, अन्य व्यवसायों में प्रतिबंध से है कि उनसे काम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। ये आर्टिकल 24 हो गया। फिर धर्म की स्वतंत्रता आती है अपने 25 से लेकर और 28 तक, जिसके अंदर अपन को किसी भी धर्म को मानने स्वीकार करने की 25 में है, 26 में धर्म से रिलेटेड कोई आयोजन किया जा सकता है, रैली की जा सकती है, 27 के अंदर वित्त से संबंधित अगर धार्मिक कोई कार्य करना है तो वो किए जा सकते हैं, और 28 के अंदर जो संस्थान है अपने धार्मिक संरक्षण के लिए उनकी अनुमति दी गई है। अब अपन देखेंगे लास्ट अपना, लास्ट तो नहीं है, एक और है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो आर्टिकल 29 में क्या होता है कि संस्कृति और शिक्षा से रिलेटेड, और 30 के अंदर 30 जो है वो स्पेशल माइनॉरिटीज के लिए, कि माइनॉरिटीज जो है यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपने मान लो समुदाय की जो भाषा है और उसको सुरक्षित करने के लिए अलग से अपनी संस्थान बना सकते हैं, ठीक है, उनको संरक्षण दिया गया है। और एक लास्ट जो है अपना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आर्टिकल 32 में मैंने पहले ही बताया था कि अपन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं सीधा, अगर हमारे किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो, ठीक है। तो ये इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने मूल आत्मा भी कहा है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो बाकी फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि सरकार तो उनका हनन कर सकती थी, पर अब जो है वो नहीं कर सकती। और एक ये याद रखना कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एक सेकेंड, फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो अपने सरकार के विरुद्ध दिए गए अधिकार हैं। सरकार के विरुद्ध का मतलब ये है कि गवर्नमेंट उनको छीन नहीं सकती और उसके खिलाफ अपन को संरक्षण के लिए मिले गए हैं। तो थैंक्स ऑल फॉर योर पेशेंस, और आगे भी हम ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहेंगे। अगर कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आगे इससे भी ज़्यादा कम टाइम में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। और इसकी जो PDF है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।